इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़ सब्जेक्ट का ये 10 पार्ट है। इसके पहले 9 पार्ट हो चुके हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था स्वयं सहायता कौशल तक देख लिया था। आज की वीडियो में देखेंगे सामाजिक कौशल के बारे में। सामाजिक कौशल क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं इसको। तो सामाजिक कौशल सीखने के लिए बच्चों को सामूहिक प्रशिक्षण देना चाहिए, जिसके माध्यम से यह बच्चे अपनी भावनाओं को व्यवस्थित करके दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। अगला आता है गृह कार्य कौशल। गृह कार्य कौशल इसमें हम देखेंगे इस कौशल का प्रशिक्षण विकलांगों को अंक परिवेश में स्थान दिलाने, उनके परिवेश में स्थान दिलाने, उनके परिवारों से समन्वय स्थापित करने के लिए दिया जाता है। शैक्षिक कौशल आता है अगला। ऐसे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े होते हैं। उन्हें अपने उम्र के बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में समस्या होती है। इन बच्चों को विशेष माध्यम से शिक्षित करना चाहिए। अगला है यूनिट 4.4। इसमें देखेंगे विभेदात्मक जांच स्थानांतरण के बारे में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड रेफरल। तो कई बार बहुत सारी विकलांगताएं जिनके लक्षण एक जैसे होते हैं एक साथ पाई जाती हैं, जिनके कारण बच्चे की अक्षमता का संपूर्ण निदान कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बच्चे को सभी प्रकार की जांच के लिए तथा उचित हस्तक्षेप के लिए उस समस्या से संबंधित विशेषज्ञों के पास भेजा जाए। विशेष जांच तथा विशेष निदान के लिए विशेषज्ञों की या एक्सपर्ट्स की टीम होती है। विशेषज्ञों की सूची में कौन कौन होता है? डॉक्टर होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं। इसके बाद में यूनिट 4.5 आती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे शीघ्र निदान के बारे में। शीघ्र निदान में माता पिता का सहयोग, बच्चे का सामाजिक संपर्क। सबसे पहले बच्चे का सबसे पहले समाज में किससे संपर्क होता है? अपने माता पिता से होता है ना। तो अपने माता पिता से उनका संपर्क होता है, जिसके माध्यम से बच्चे के भावी सामाजिक संबंधों का पता लगाया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे का आरंभिक उपचार सफल हो, तो इसके माता-पिता का निदान कार्यक्रम में शामिल होना, जो बच्चे का उपचार होता है, निदान कार्यक्रम चलता है, तो उसमें माता-पिता का शामिल होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि माता-पिता का बच्चे से ज़्यादा संपर्क होता है। इसलिए वह बच्चे के निदान में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं। माता-पिता को चाहिए कि वे कार्यकर्ताओं को बताएँ कि बच्चे के प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ हैं। और इस जानकारी का प्रयोग, जो माता-पिता देते हैं जानकारी, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उनके बच्चों के उपचार में। माता-पिता को चाहिए कि वे कार्यकर्ताओं को बताएँ कि बच्चे के प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित क्या-क्या समस्याएँ हैं और इन सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाए। माता-पिता को बच्चों की क्षमताओं के बारे में जानकारी देने में शिक्षक सहायक हो सकते हैं, जिससे वे बच्चे के प्रयत्नों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके तथा बच्चा अपनी बात तक पहुँच सके। इस प्रकार माता-पिता अपनी बात सार्थक और रोचक ढंग से बता सकते हैं। शीघ्र निदान में समाज का सहयोग माता-पिता के बाद होता है। सबसे पहले माता-पिता का सहयोग होता है बच्चे के उपचार में, उसके बाद में समाज का सहयोग होता है। बच्चा समुदाय के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ समय व्यतीत करता है। बच्चे के आस-पास का समाज तथा समुदाय बच्चे के शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माता-पिता के साथ-साथ समाज की भी ज़िम्मेदारी होती है कि उस बच्चे के लिए बाधा रहित जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करें। समाज भी विकलांग बच्चे के विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है। हम देखेंगे हस्तक्षेप मॉडल के बारे में। नंबर 1 है हस्तक्षेप मॉडल कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हस्तक्षेप मॉडल जब हम क्लास करवा रहे थे उस टाइम पे ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया था। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बच्चे को दी जाने वाली हस्तक्षेप सेवाएँ बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाती हैं। हस्तक्षेप सेवाएँ बच्चे को घर में तथा केंद्र में दोनों जगह दी जा सकती हैं। इसलिए हस्तक्षेप की दोनों जगहों में अपनी-अपनी भूमिका होती है। बच्चों को दी जाने वाली हस्तक्षेप सेवा वितरण मॉडल 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के वितरण मॉडल होते हैं। गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल, केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल और होता है संकलन मॉडल, या दोनों का मिक्स मॉडल होता है। नंबर 1 है गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल। तो इसमें मुख्य रूप से इसमें ये होता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं वो घर पर आकर दिव्यांग बच्चे की देखरेख और उसका उपचार करते हैं। ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें कार्यकर्ता विकलांग बच्चे के घर जाकर परिवार के सदस्यों से बातचीत कर उनकी दिनचर्या, व्यवहार, संस्कृति और समाज के क्रियाकलाप के साथ-साथ परिवार की पृष्ठभूमि की जानकारी लेता है। वह बच्चे की क्षमताओं और आवश्यकताओं का भी पता लगाता है तथा बच्चे के लिए आवश्यक कौशलों की क्रमबद्ध सूची बनाता है। बच्चे के अभिभावक के साथ आवश्यकताओं के प्राथमिकता को तय करते हुए उन्हें क्रियाओं को संचालित करने संबंधी जानकारी देता है तथा घर में उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करना सिखाता है। बच्चे में हो रही प्रगति को अभिभावक किस प्रकार मूल्यांकित करते हैं, यह भी सिखाया जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण अभिभावक किस प्रकार से बच्चे की प्रगति को मूल्यांकित कर सकते हैं, ये कार्यकर्ता के द्वारा अभिभावकों को सिखाया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण में घर के सभी सदस्यों की भागीदारी आवश्यक होती है।
इसके लाभ क्या-क्या हैं? तो नंबर 1 है शिक्षण सामग्रियों पर शिक्षण सामग्रियाँ घर पर ही मिल जाती हैं। घर के सभी सदस्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं। बच्चे को पारिवारिक स्थिति के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कम लागत वाला होता है। और अगला है जिस स्थान पर परिवहन आदि की समस्या हो, उस स्थान के लिए यह मॉडल उत्तम होता है। और इसकी हानियाँ भी होती हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं इसके? तो काफ़ी दूर-दूर जाने के कारण कार्यकर्ता का समय आवागमन में व्यर्थ होता है। इसमें अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है? अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, हो गया। आगे है अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ नहीं मिल पाती हैं। परिवार के सदस्यों को दूसरे विकलांग बच्चे के परिवार से मिलने का मौका नहीं मिल पाता है। अब अगला है केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल। तो इसके अंतर्गत बच्चे को विशेष स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इससे अभिभावक या संरक्षक बच्चे को लेकर आते हैं या कई प्रकार के विशेषज्ञ यहाँ पर कई प्रकार के विशेषज्ञों की एक टीम होती है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में इन्हें प्रशिक्षित करते हैं या ट्रेंड करते हैं। केंद्र का प्रत्येक सदस्य अलग-अलग बच्चे और माता-पिता से मिलकर हस्तक्षेप प्रदान करता है। हस्तक्षेप का मतलब यहाँ पर होता है कि बच्चे का उपचार किया जाता है, उसकी चिकित्सा होती है। अब इसके लाभ क्या-क्या हैं? तो केंद्र में हर प्रकार के उपयोगी उपकरण, शैक्षिक सामग्रियाँ, ये सारी जो उपयोगी चीज़ें होती हैं, वो सब केंद्र पर मिल जाती हैं। माता-पिता को अन्य अभिभावकों से मिलकर अपनी भावनाओं को बाँटने का अवसर मिलता है तथा उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। अभिभावकों में आत्मविश्वास विकसित होता है तथा वे बच्चे को बेहतर शिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगात्मक विधियों को सीखते हैं। और अगला है बच्चा दूसरे बच्चों के साथ मिलकर सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर व विकसित होता है। अब इसकी हानियाँ भी हैं। क्या हानियाँ हैं? नंबर 1 है केंद्र में जिन साधनों से प्रशिक्षित किया जाता है, घर में उसकी कमी होने से असुविधा होती है। नंबर 2 हर संस्था में सभी प्रकार के विशेषज्ञों की सुविधा का ना होना, प्रतिदिन आवागमन के लिए परिवहन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती तथा वाहन पर अधिक धन व्यय होता है। अभिभावक की प्रतिदिन की आय का नुकसान होता है। अधिक विशेषज्ञों के निर्देश देने पर अभिभावक भ्रमित भी हो सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट मॉडल है संकलन मॉडल। इसमें ग्रह आधारित और केंद्र आधारित दोनों के लक्षण होते हैं, इसलिए इसे मिश्रण या मिक्स मॉडल कहते हैं। तो यह ग्रह आधारित व केंद्र आधारित हस्तक्षेप नीतियों का सम्मिश्रण होता है। इसमें बच्चे एवं अभिभावक दोनों को मिश्रित रूप से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें बच्चा सप्ताह या महीने में एक बार केंद्र पर आता है तथा अन्य दिनों में गृह प्रशिक्षण के तहत बच्चे के घर जाकर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अभिभावक आवागमन से बचने, अपने व्यय को नियंत्रित करने, संसाधनों एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार के मॉडल का उपयोग करते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है? विशेष शिक्षक की भूमिका देखेंगे तो विशेष शिक्षक से तात्पर्य ऐसे शिक्षक से है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विधियों द्वारा शिक्षित करते हैं। इसके अलावा प्रेरित वातावरण तैयार करना, उचित शिक्षण सामग्री का उपयोग करना विशेष शिक्षक का कार्य होता है। बच्चों को विशिष्ट प्रयोग विधि एवं पाठ्यक्रम अनुकूलन के आधार पर सिखाना विशेष शिक्षा कहलाता है। इस प्रकार विशेष शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित है। तो केस हिस्ट्री करते हैं, आकलन करते हैं, योजना बनाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं और प्रगति प्रतिवेदन करते हैं। ये सारे कार्य हैं। और क्या करते हैं? अभिभावकों की सभा बुलाते हैं, परामर्श और मार्गदर्शन, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रेरित वातावरण, शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप, अभिलेखों का रखरखाव करते हैं, विस्तारित और विस्तार रूपी कार्यक्रम चलाते हैं। तो अगली यूनिट हमारी है अगली यूनिट है यूनिट 4.5। इसमें हम देखेंगे मानव संसाधन विकास के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट इन डिसेबिलिटी। तो मानव संसाधन विकास क्या है? मानव संसाधन का विकास राज्य स्तरीय, स्थानीय तथा निजी क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में अपने अपने स्तर पर विशेष शिक्षा के कुशल संचालन के लिए परामर्श एवं निर्देशन दिया जाता है तथा समय समय पर विशेष शिक्षा के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है ताकि विशेष बच्चों का अधिकतम कल्याण हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जिस देश के लिए सहयोग प्रदान करती हैं, वहाँ कुछ प्रतिनिधि कार्यरत होते हैं जो योजनाओं के संचालन के लिए प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय स्तर या केंद्रीय स्तर तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्थाओं के अंतर्गत अनेकों विश्वविद्यालय विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। इनकी सेवाएं पूरे देश में प्रदेश सरकार संचालित करती है। इन सेवाओं में शिक्षण, प्रशिक्षण, उपचार, कल्याणकारी छूट व सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार इत्यादि सम्मिलित हैं। आगे सरकारी और गैर सरकारी। तो भारत सरकार ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी विशेष शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित करने का अधिकार दिया है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी केंद्र से लेकर प्रदेश व जिले स्तर तक की सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं विशेष शिक्षा के लिए इस मंत्रालय को प्राप्त हैं। आगे राज्य स्तरीय। तो राज्य प्रशासन को नियंत्रण करने के साथ साथ नए क्षेत्रों में शोध कराने की व्यवस्था करना, जन्म सामान्य को सूचनाएं उपलब्ध कराना,
जन सामान्य यहाँ पर होगा, जन सामान्य को सूचनाएँ उपलब्ध कराना, नीतियों और नियमों का निर्धारण करना, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे सुधारों को बढ़ावा देना इत्यादि प्रमुख कार्य है। तो ये इसके बाद भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, अतः प्रत्येक राज्य अपनी विशेषता के अनुरूप ही विशेष शिक्षा कार्यक्रम संचालन करता है। फिर आंचलिक स्तर पर, आंचलिक व जिला स्तर पर भी विशेष शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जैसे जिला विकलांग कल्याण विभाग, जिला पुनर्वास केंद्र, जिला शैक्षिक प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि। फिर आगे है स्थानीय या निजी क्षेत्र। विशेष शिक्षा प्रशासन में ग्राम पंचायतें, विकास खंड एवं समिति, ग्रामीण शिक्षा समिति अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ विशेष शिक्षा कार्यक्रम में अपने महत्वपूर्ण परामर्श व सुझावों के माध्यम से विशेष शिक्षा प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक, तो हमने इस यूनिट में देखा कि इतने स्तरों पर विकलांगता के क्षेत्र पर कार्य चल रहा है। तो इसमें शामिल हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा अलग कार्य किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी, गैर सरकारी, राज्य स्तर और आंचलिक स्तर, स्थानीय, निजी, सब इन स्तरों पर कार्य हो रहा है। और अब हम अगली यूनिट पर आ गए हैं। यूनिट 5.2 में हम देखेंगे